हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, यदि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। अदरवाइज अब मेहनत करना जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है। डेज लिमिटेड हैं, 1 से 2 महीने बाद आपका बोर्ड एग्जाम है। कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड भी शुरू हो गया है और कुछ स्कूलों में होने वाला है। तो बच्चे, प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है और बोर्ड एग्जाम में उससे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स लाना है। इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, वो है पढ़ाई में दिल लगा के मेहनत करना है ना? कहीं और दिल नहीं लगाना है, दिल को केवल पढ़ाई में लगाना है। ठीक है, उसके बाद फिर जहां लगाना हो लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी 2 महीना अपने दिल को बस पढ़ाई में लगा लो, है ना? तो बच्चे, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया था और कैश फ्लो में पार्ट 1 में मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कैश फ्लो के आपको प्रोवाइड किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, मीनिंग क्या है, कैश फ्लो का इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, कैश फ्लो में जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और किस ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो होगा, किससे आउटफ्लो होगा, और उस पर बेस्ड 4-5 क्वेश्चन भी मैंने करवाया था पार्ट 1 में। तो जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, देन पार्ट 2 देखिए, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरे अकाउंट्स में सबसे अलग चैप्टर है। बाकी चैप्टर क्या होता था, इंटरलिंक होता था, जैसा एडमिशन पढ़े वैसा ही रिटायरमेंट है, वैसा ही डिसोल्यूशन है, बट ये चैप्टर बिल्कुल ही अलग है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे, समय निकाल के पार्ट 1 देखिए, देन पार्ट 2 और आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो बच्चे, प्रीवियस क्लास में आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कैश फ्लो का क्लियर हो गया है। आज हम उससे आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं, एक दमदार लाइक के साथ। चलिए कैश फ्लो में आगे का टॉपिक आज हम अब शुरू करने जा रहे हैं। पेन और पेपर निकाल लीजिए। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो बच्चे, कैश फ्लो का जो फॉर्मेट है वो उन्हीं 3 एक्टिविटीज पे बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए, 2-3 बेसिक चीजें रिकॉल मैं कर दूं कि कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आता है? बताइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आता है? AS3। ठीक है, याद रखना, AS3। दूसरी बात याद रखना, कैश फ्लो बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अपने सिलेबस में कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के कौन कौन से मेथड है बच्चे? तो एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अपने सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है? डायरेक्ट मेथड अपने सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड। आपको पूरे अकाउंट्स में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है? इसके बाद बच्चे, कैश फ्लो में जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, याद है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें सबसे पहला एक्टिविटीज कौन सा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले हम बनाते हैं, जिसमें रूटीन वर्क रिकॉर्ड करते हैं। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आफ्टर दैट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चे? तो याद रखना कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें
तीन एक्टिविटीज होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये बात आप याद रखिएगा कि कैश फ्लो में तीन एक्टिविटीज होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो चलिए, ये मैंने आपको कुछ बेसिक रिकॉल कर दिया। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है ये मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया है। आज भी रिकॉल करेंगे, फॉर्मेट में वो चीज आएगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो चलिए, कैश फ्लो का फुल फ्लेज फॉर्मेट आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप पेन और पेपर निकाल लीजिए। समझने पे ज्यादा फोकस करिएगा, जब लिखने के लिए कहेंगे तभी लिखिएगा। समझने पे ज्यादा फोकस करना बच्चे, क्योंकि जो फॉर्मेट है वो सभी क्वेश्चन में यही एप्लीकेबल है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। बशर्ते लेक्चर को 2x और 3x पे मत देखना, नॉर्मल स्पीड पे देखना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, इनडायरेक्ट मेथड। पहले ही मैंने बता दिया कि कैश फ्लो के दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अपने सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है, तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे एक बार पहले ही हम बता दें फॉर्मेट कितना बड़ा है। ये एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ही है। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज भी फॉर्मेट का ही पार्ट है, ये नेक्स्ट पेज भी फॉर्मेट का ही पार्ट है। मतलब कि तीन, मेरे बोर्ड पे 3 स्लाइड में ये फॉर्मेट आ रहा है। आपके नोटबुक में 1.5 पेज पे जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट है। अब हम आपको समझाते हैं इसमें कौन कौन सा आइटम आता है। ये आपके पास जो बुक होगा उसमें भी फॉर्मेट दिया हुआ है, आपके पास बुक होगा उसमें भी फॉर्मेट दिया हुआ है, आप बुक से भी देख सकते हैं। लेकिन समझेंगे तो क्वेश्चन बनेगा, तो फॉर्मेट हम समझाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। देखो बच्चे, सबसे पहले याद रखना कि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो कैश फ्लो में जो 3 एक्टिविटीज आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो के फॉर्मेट में तीनों एक्टिविटीज आएगा। सबसे पहले ऊपर में आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कैश फ्लो का जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो रिसेंट ईयर होगा उसका डेट लिखना। इनडायरेक्ट मेथड फॉर्मेट बना लेना इस तरह से कि यहां पे लिख देना पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, ये अमाउंट जो रहेगा ये डिटेल्स बताएगा और दूसरा अमाउंट ये फाइनल अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले फॉर्मेट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले ए लिख के मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, जो मैंने डार्क लिख से लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहले ऑपरेटिंग बना लेंगे। जब ऑपरेटिंग बन जाएगा, अभी बताएंगे डिटेल बताएंगे, एक एक आइटम के बारे में, घबराना नहीं है, ठीक ना। जब ऑपरेटिंग बन जाएगा, जहां पे ऑपरेटिंग कंप्लीट हो जाएगा, तब बी से शुरू होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तब इन्वेस्टिंग बनाएंगे। जब इन्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तब बनेगा सी से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कैश फ्लो के फॉर्मेट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनेगा सबसे पहले, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग। क्या बोले? सबसे पहले ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग। समझ में आ गया ना। कैश फ्लो का फॉर्मेट फिर इस पेज में ड्रॉ करिएगा। उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनेगा, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। अब बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एक एक आइटम के बारे में जानिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहला आइटम आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहला आइटम क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले जब जैसे आपने फ्रेश पेज में फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, तो सबसे पहले क्या करोगे? लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सबसे पहले लिखोगे। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जो फिगर आएगा यहां पे, इसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे कैश फ्लो बनाने में आपको 2 पेज लगेगा, वर्टिकल पेज में 2 पेज लगेगा, 1.5 पेज पे आपको कैश फ्लो बनेगा
और आधे पेज पे वर्किंग नोट करोगे। उस वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में जो ये फिगर आया है ये कैसे आया है, ये वर्किंग नोट में आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे नेट प्रॉफिट में फिगर कैसे आया, कौन कौन सा आइटम इंक्लूड करेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि हमको फुल प्लेज फॉर्मेट समझाना है और समझाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। बशर्ते आप वीडियो को नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, जैसे समझाएं वैसे समझो बच्चे, गारंटी सिखाने की हम लेते हैं। ऐसा हो नहीं सकता हम समझाएं और आपको समझ में ना आए, कदाप नहीं। हम समझाएंगे, हमेशा समझ में आएगा। ठीक है, ओके। देखो आपको समझ में आ गया कि कैश फ्लो का जो फॉर्मेट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा उसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पहला आइटम क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये सबसे पहले आएगा। फिगर कैसे आएगा इसमें मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान रखिए। आगे देखिए, मान लो थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि आपने ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना है, आप बना रहे हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपको क्या दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है। क्या दिया है, नेट प्रॉफिट। आपको पहुंचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। किस पे पहुंचना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। किसका, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। तो आपको लिखना होगा नेक्स्ट सेंटेंस, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के जस्ट नीचे लिखना होगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। आपको नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, उसमें ध्यान रखना कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का जब एडजस्टमेंट करेंगे तो नॉन कैश में एक्सपेंस भी आएगा, नॉन कैश में इनकम भी आएगा। नॉन ऑपरेटिंग में एक्सपेंस भी आएगा, नॉन ऑपरेटिंग में इनकम भी आएगा। तो जो नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको ऐड कर लेना और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देना। जैसे यहां पे जो हम ऐड किए हैं, ऐड, ये क्या क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बच्चे ऐड कर लेना प्लस, और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर लेना। ये बात याद रखना कि हम कैश फ्लो में सबसे पहला आइटम लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये कैसे कैलकुलेट होगा आपको मैंने सिखाया है, वर्किंग नोट में कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट करना सिखाएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि मान लो कि आपने कैलकुलेट करके पहला आइटम लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, अब जो ही ये लिख दिए उसके जस्ट नीचे लिख लेना एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम ये लिख दिए। ये लिखने के बाद अपने को ध्यान रखना है कि जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको प्लस करेंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे। मतलब हमको नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है। तो बच्चे नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए। और फिर सवाल होगा सर नॉन कैश क्यों, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड तो हुआ बट उससे कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड तो हुआ बट उससे कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसलिए वो नॉन कैश एक्सपेंस को प्लस करते हैं। जैसे डेप्रीसिएशन पीएल में हमने लिखा तो प्रॉफिट तो कम हो गया बट कैश गया नहीं है, इसलिए उसको ऐड कर लिए। गुडविल, पेटेंट, रिटन ऑफ, राइट ऑफ किए तो प्रॉफिट तो कम हो गया राइट ऑफ करने से बट कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, इसलिए उसको ऐड कर लिए। ठीक है, ओके। तो आपको याद है, अभी हम बहुत डिटेल में इसके जाएंगे, अभी इतना समझ लेना। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखेंगे ऑपरेटिंग में, ये लिखने के जस्ट नीचे लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। फिर क्या क्या ऐड होता है ये देखो, क्या क्या ऐड होता है। दीज आर द मैक्सिमम आइटम, ये मैक्सिमम आइटम है, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन में ये सारे आइटम आए।
जो नहीं, इनमें से एक दो आइटम आएगा, बट आपको पता रहना चाहिए क्या क्या ऐड होता है। इन आइटम को कैसे सर्च करेंगे वो सब बताएंगे, बस अब भी आप फॉर्मेट पढ़ रहे हो, ठीक ना, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक ना। ओके, अब देखिए क्या क्या ऐड होता है। ऐड क्या क्या होगा, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, इसको ऐड करेंगे। अगर जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है या डिस्काउंट हुआ है डिवेंचर को इशू करने में, तो ये सब ऐड करेंगे। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोर्टाइज या रिटर्न ऑफ ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड डिवेंचर, ये ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है, इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऐड करेंगे। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ऐड करेंगे क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट ऐड करेंगे। तो हमने क्या बताया आपको कि बच्चे सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिख लिए, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, उसमें वो बात लिखने के बाद नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे, ठीक ना। तो ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करेंगे। तो ये जो भी हमने यहाँ ऐड में लिखा है ये या तो नॉन कैश है या तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए उसको प्लस करें। आप नॉन कैश एक्सपेंस ऑलरेडी समझते ही हो, ठीक ना। ओके, अब लेस किसको करना है बच्चे, देखो इसमें से जैसे ये नेट प्रॉफिट में जो जो ऐड करने वाला था वो सब ऐड कर लिए, ऐड करके जो आएगा उसमें से लेस किसको करना है वो देखो। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम क्यों लेस करेंगे, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टिंग का पार्ट है, मेरे नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी एडेड है, तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है, तो इसलिए लेस करेंगे इंटरेस्ट इनकम। डिविडेंड इनकम भी लेस करेंगे क्योंकि डिविडेंड इनकम भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, हमें नेट प्रॉफिट दिया है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है, इसलिए उसको लेस करेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट में वो ऑलरेडी एडेड है। रेंटल इनकम भी लेस करेंगे, रेंटल इनकम मतलब रेंट रिसीव। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लेस करना है। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी लेस करना है। तो जब ये नेट प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट कर लोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ जाएगा आपको, ठीक ना। नेट प्रॉफिट में वो एडजस्टमेंट कर लोगे तो आपको आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एक बार फिर सुन लो बच्चे, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सबसे पहले लिखोगे कैलकुलेट करके, देन उसमें एडजस्टमेंट करोगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में याद रखना कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करेंगे, इनकम को माइनस करेंगे, क्योंकि हमको पहुंचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। देखो हमने ये एडजस्टमेंट कर लिया तो हमें क्या निकल गया, हमें कैलकुलेट हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये कैलकुलेट हो गया, ठीक ना। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग पे पहुंचने के लिए हमने ये प्लस माइनस किया। यहां तक क्लियर है, यहां तक नोट कर लो, आप यहां तक नोट कर लो, डन हो गया। ओके, आगे देखिए। अब बच्चे हमें अभी कैलकुलेट क्या हुआ, अभी कैलकुलेट हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मतलब सीए और सीएल में चेंजेस से पहले का ये प्रॉफिट आया, अब सीए और सीएल में चेंजेस करेंगे। तो सीए और सीएल में चेंजेस करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर बच्चे आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है 2 इयर्स का, जिसमें प्रीवियस ईयर का फिगर है और करंट ईयर का फिगर है। अब आप करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज में जाओगे, एक एक करके जाना। चलो पहले करंट लायबिलिटीज में चलते हैं। करंट लायबिलिटीज में जाएंगे तो हो सकता है कुछ करंट लायबिलिटीज के कंपोनेंट्स पिछले साल से इंक्रीज किए होंगे और कुछ डिक्रीज किए होंगे। ऐसे ही करंट एसेट्स में भी कुछ करंट एसेट्स इंक्रीज किया होगा, कुछ करंट एसेट्स डिक्रीज किया होगा। तो याद कैसे रखना है, किसको ऐड करेंगे किसको लेस करेंगे। तो सुनो, याद रखना करंट लायबिलिटीज में डायरेक्ट रिलेशन, क्या करंट लायबिलिटीज में डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन समझते हो ना। जैसे आपने डिमांड और सप्लाई में पढ़ा होगा कि सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा, और डिमांड में इनवर्स कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज में डायरेक्ट रिलेशन कि करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस, मतलब दोनों एक साथ सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस, ठीक है। और करंट एसेट्स में जस्ट उल्टा, करंट एसेट्स घटेगा तो प्लस
बढ़ेगा तो माइनस। कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स अगर घटा है इसका मतलब पैसा आया है, इसलिए प्लस कर रहे हैं। जैसे डेटर कोई था, अब वो कम हो गया, मतलब पैसा आया है। इन्वेंट्री कम हो गया, मतलब पैसा आया है। इतना ही समझे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक ना? ओके, तो बच्चे याद रखना कि ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अगर कंफ्यूज हो रहे होगे याद करने में तो एक पहले याद करना कि ऐड रुक जाओगे, कंफ्यूज हो रहे होगे तो एक तरीका बताते हैं। जैसे कंफ्यूज अगर हो रहे होगे आप तो देखो, ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज को याद करना कि करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो ऐड, डिक्रीज करेगा तो लेस। करंट एसेट्स में जस्ट उल्टा सोचना, करंट एसेट्स का डिक्रीज ऐड, इंक्रीज लेस, ठीक है? ओके, ये काम कर लोगे, ये प्लस माइनस कर लोगे बच्चे, तो आपको जो फिगर आएगा प्लस माइनस करने के बाद ये आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है? ओके, इसमें से लेस करना क्या चीज? इनकम टैक्स पेड, नेट रिफंड को माइनस कर देना। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से इनकम टैक्स पेड को माइनस करना तो आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या आएगा? कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर क्या ऐड करना है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल को ऐड करना, और लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल को लेस करना। तब अगर फिगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर निगेटिव आ रहा है तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कोई एक आएगा, या तो फ्रॉम या यूज्ड, तो जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखाएगा। देन आउटर कॉलम में यहां पे लिख देंगे। फिर से सुन लो एक बार ऑपरेटिंग को, जो मेहनत है ऑपरेटिंग में ही है बच्चे। जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाओगे, जैसे फुल फॉर्मेट में सबसे पहले ऑपरेटिंग बनेगा, सबसे पहला फिगर क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने के बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम लिखना। उसमें याद रखना कि ये सब ऐड होता है, ये सब लेस होता है। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करेंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे। तो ये सब एक्सपेंस है, या तो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, उसके इसको प्लस किए, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस किए, ताकि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच सके। तो पहुंच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है? अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच गए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का काम करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सीएसीएल के बारे में मैंने बताया कि सीएल करंट लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। करंट एसेट्स में जस्ट उल्टा, करंट एसेट्स में जस्ट उल्टा, करंट एसेट्स घटेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो माइनस। तब हम पहुंचेंगे कहां पे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पे। फिर इनकम टैक्स पेड को माइनस कर देंगे, तो पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तब उसमें क्या करना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल को ऐड कर लेना, और डेबिटेड को माइनस। तब अगर फिगर पॉजिटिव आया तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और नेगेटिव आया तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यूज्ड का मतलब हुआ जितना ऑपरेटिंग से आया नहीं उससे ज्यादा ऑपरेटिंग में खर्च हो गया। कहोगे सर ऐसा कैसे, जितना ऑपरेटिंग में आया नहीं उससे ज्यादा खर्च हो गया? इसका मतलब दूसरे एक्टिविटीज का फंड ऑपरेटिंग में लग गया, ठीक है? जैसे कई बार होता है ना, कोचिंग में लॉस हो गया तो क्या होता है? इसका मतलब मैंने लोन लिया है उसका पैसा लग गया, मैंने कोई एसेट्स बेचा है उसका पैसा लग गया। एक्सपेंस तो मैनेज करना ही है ना, ठीक है? ओके, ये ऑपरेटिंग हो गया बच्चे। अब जब ऑपरेटिंग बन जाए तब क्या बनाएंगे? इन्वेस्टिंग। जहां ऑपरेटिंग कंप्लीट होगा यहां से इन्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हम मेनली नॉन करंट एसेट्स को देखते हैं। किसको? नॉन करंट एसेट्स को। बच्चे अगर नॉन करंट एसेट्स बढ़ा है, मतलब पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल फिगर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब हमने नॉन करंट एसेट्स परचेज किया है, पैसा गया है। यहां पे आपको कैश को देखना है। किसको देखना है? कैश को। पैसा आया है तो पॉजिटिव, गया है तो नेगेटिव। तो बच्चे नॉन करंट एसेट्स अगर बढ़ा है तो ये मत कहना सर बढ़ा है तो पॉजिटिव, नहीं बच्चे। नॉन करंट एसेट्स बढ़ा है मतलब परचेज किए हैं, अब परचेज किए तो पैसा गया है, कैश को देखना है। पैसा गया मतलब नेगेटिव, कैश फ्लो में कैश को देखना है, ठीक ना? ओके, नॉन करंट एसेट्स अगर बेचे हैं तो पैसा आया है पॉजिटिव। तो जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो नॉन करंट एसेट्स को देखेंगे, चाहे उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, चाहे इंटेंजिबल हो, चाहे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो। अगर परचेज किए हैं तो पैसा गया है नेगेटिव, सेल किए हैं तो पैसा आया है पॉजिटिव, प्लस इन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, जैसे कि रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव से इनफ्लो, ठीक है? चलिए देखते हैं इन्वेस्टिंग में
जैसे पहले आने का जो चांस है, ये आने का चांस है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेल करके प्राप्त हुआ पैसा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन कैन इन्वेस्टमेंट। बच्चे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इन सबसे पैसा आया है, इन सबसे पैसा आया है पॉजिटिव आइटम, ठीक है। और ब्रैकेट जो इंडिकेट कर रहा है, नहीं, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव, पैसा गया है। अब देखो इन्वेस्टिंग में पैसा जाएगा कहां कहां, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन कैन इन्वेस्टमेंट, यहां पे पैसा गया है ये ब्रैकेट में। अब फिर चेक करेंगे आया है ज्यादा कि गया है ज्यादा, दोनों का डिफरेंस यदि पॉजिटिव है तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए उसी फॉर्मेट में। बच्चे ये अलग अलग पेज नहीं है, फॉर्मेट में लगातार सीक्वेंस में नोट करते चलिए। हो गया? हो गया? डन? ओके, नेक्स्ट। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आते हैं। अब बच्चे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आते हैं। ऑपरेटिंग कंप्लीट हो गया, इन्वेस्टिंग कंप्लीट हो गया, अब हम आगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बच्चे जब हम कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बनाएंगे तो हमारा ध्यान मेनली जाएगा शेयर कैपिटल पे जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज पे जाएगा, करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग पे जाएगा। कि फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस। अब फाइनेंस के सोर्स क्या होते हैं? जैसे आप कहते हो मैंने गाड़ी फाइनेंस पे लिया है, इसका मतलब लोन पे लिया है। तो शेयर इशू करके पैसा आया, डिवेंचर इशू करके आया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग किए तो पैसा आया, तो इनफ्लो पॉजिटिव आइटम फाइनेंसिंग में, और यही पैसा वापस किए तो आउटफ्लो। प्लस इन पे जो हम पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये भी फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। तो जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो मेनली शेयर कैपिटल देखेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज देखेंगे, करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे, ठीक ना। और उसके बाद बच्चे इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड देखना है जो एडिशनल में रहेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं फाइनेंसिंग में। लिखा है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, शेयर और इशू डिवेंचर को इशू करके जो पैसा प्राप्त हुआ। प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और भी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होंगे जैसे बैंक लोन होगा, मॉर्गेज लोन होगा, या पब्लिक डिपॉजिट होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से भी पैसा आएगा पॉजिटिव आइटम फाइनेंसिंग में। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ा या कैश क्रेडिट बढ़ा मतलब पैसा आया है, ये सब फाइनेंसिंग में पॉजिटिव आइटम, इसको प्लस करना है। और पेमेंट ऑफ, अच्छा डिक्रीज, एक सेकंड, बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ना पॉजिटिव है, बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज किया, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब पैसा पे किए ओवरड्राफ्ट का, नेगेटिव आइटम। पेमेंट ऑफ एंट्रीम डिविडेंड, एंट्रीम डिविडेंड पे किए। पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन वेदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, ये सब का पेमेंट किए तो पैसा गया नेगेटिव आइटम, ठीक ना। शेयर इशू करके पैसा आया, लोन लेके पैसा आया, शॉर्ट टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, डिवेंचर हो, आया तो पॉजिटिव। आज इन सब का पैसा वापस किए या इंटरेस्ट पे किए, डिविडेंड पे किए तो नेगेटिव। फिर इनको ऐड किए, यदि फिगर ऐड करने के बाद पॉजिटिव है तो नेट कैश फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यदि नेगेटिव है तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दोनों में से कोई एक होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इसको नोट कर लीजिए। अब सुनो बच्चे, फाइनल जब तीनों एक्टिविटीज आप बना लिए, ऑपरेटिंग बना लिए, इन्वेस्टिंग बना लिए, फाइनेंसिंग बना लिए, तीनों एक्टिविटीज बना लिए, तो तीनों एक्टिविटीज का जो सम होगा, जैसे देखो, जैसे मान लो बच्चे ये ऑपरेटिंग का सम था, ये ऑपरेटिंग का आया, यहाँ पे ऐसे ही इन्वेस्टिंग का आएगा, दोनों ऐड किए, यहाँ पे फाइनेंसिंग का सम आ गया, फाइनेंसिंग का, तीनों ऐड कर लिए। तीनों एक्टिविटीज से जो फिगर आया, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको ऐड कर लो। यदि ऐड करके फिगर पॉजिटिव आ रहा है तो लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए का सम, बी का सम, सी का सम को ऐड करके। और अगर नेगेटिव आया है तो नेट कैश डिक्रीज इन कैश एंड नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर पॉजिटिव है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और नेगेटिव है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या करना है, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सेशन के शुरू में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसको ऐड करिए, तो ये आ जाएगा नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, सेशन के एंड का आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बच्चे, आप इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। हो गया? डन? ओके,
अब सुनो, अब यहां पे कुछ एक्सेप्शन थे। किस पे? ये जो ऑपरेटिंग में जो हम समझाए थे ना, इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, तो वहां पे कुछ एक्सेप्शन थे, वो लिख लो कि करंट लाइबिलिटीज में क्या नहीं लेना है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। याद रखना कि जब वर्किंग कैपिटल का काम करेंगे तो करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग जाएगा फाइनेंसिंग में, इसलिए ऑपरेटिंग में नहीं लेंगे। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ऑलरेडी नॉन कैश और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने ट्रीटमेंट कर लिया है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का दोबारा नहीं लेंगे, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है। और करंट एसेट्स में किसको नहीं लेंगे? करंट एसेट्स में किसको नहीं लेंगे? एक्सेप्ट करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के बाकी सभी करंट एसेट्स को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके। ये हो गया, ये ऑपरेटिंग का शुरू का था, नोट कर लीजिए इसको। ये इन्वेस्टिंग का है बच्चे, नोट। ऑपरेटिंग यहां पे कंप्लीट होगा, ऑपरेटिंग देन इन्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा। और ये फाइनेंसिंग का था, और ये लास्ट में फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट फाइनल पॉइंट था यहां पे। ठीक है, ओके। अब हम आपको बताते हैं कि ये ऑपरेटिंग में बच्चे, ऑपरेटिंग में जो हमने सीखा था पहला आइटम कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये कैसे कैलकुलेट होता है ये आपको सिखाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट होता है ये सीखते हैं। हो गया, चलिए देखिए, ये वर्किंग नोट में बनेगा नीचे, वर्किंग नोट में। ठीक है, वर्किंग नोट में बनेगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये वर्किंग नोट में बनेगा। तो चलिए वर्किंग नोट में क्या क्या इसमें लिखाता है वो देखते हैं। सबसे पहले लिखाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर। कैसे निकलेगा? आफ्टर अप्रोप्रिएशन, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। आप रिजर्व एंड सरप्लस में जाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में जाओगे तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर दिखेगा प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के फिगर का जो डिफरेंस होगा वो यहां पे लिख दीजिएगा, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, ये यहां पे लिख दीजिएगा। फिर उसमें ऐड करिएगा ट्रांसफर टू रिजर्व। किसी भी रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया है, जनरल रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर किया है तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के जनरल रिजर्व का डिफरेंस ले लीजिएगा ट्रांसफर टू रिजर्व में, उसको ऐड कर लीजिएगा। देन उसके बाद क्या करना है? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लीजिएगा। याद रखना, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड लेना है, करंट ईयर का नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि पिछले साल जो डिविडेंड प्रपोज हुआ था उसका पेमेंट इस साल हुआ है, इस साल वाले का अगले साल होगा, तो करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कोई काम नहीं है। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। ठीक है, ओके। इंटरिम डिविडेंड एक ही दिया रहेगा, तो इंटरिम डिविडेंड जो पे किया गया है उसको ऐड कर लीजिएगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, करंट ईयर का इनकम टैक्स, याद रखना इनकम टैक्स करंट ईयर का ऐड कर देंगे। ठीक है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल को ऐड करिएगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल को लेस करिएगा। देन आपको फिगर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, जब क्वेश्चन बताएंगे तो इसका यूज आपको सिखाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट होता है, किन किन चीजों को ध्यान रखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए ओके। अब बात करते हैं बच्चे कि फुल फ्लेज कैश फ्लो तो आपने पढ़ लिया, और फुल फ्लेज कैश फ्लो में आपको दो ही जगह मेनली दिक्कत होता है।
सवाल है सर वो दो जगह कौन कौन सा है जहां दिक्कत होता है? एक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो मैंने उसका हिंट, मैंने आपको उसमें क्या क्या चीज़ आता है वो तो अभी लिखवा दिया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ये सब चीज़ आता है। बट इसके लिए क्या ये चीज़ डायरेक्टली दिख जाएगा क्वेश्चन में? नहीं, इसको ढूंढना पड़ता है। कैसे ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे तो ये आइटम मिलेगा, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और ये किताब में लिखा हुआ नहीं है जो मैं बताऊंगा, ठीक ना। इसलिए मैं पास्ट जो 12 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको समझा रहे हैं, तो अच्छे समझिएगा और उसी के आधार पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। उसके बियॉन्ड पॉइंट नहीं आएगा। चलिए, तो ये हिंट नोट करिएगा, ये हमारा खुद का पास्ट अनुभव के आधार पे मैंने लिखा है। हिंट लिख लो बच्चे, मेरे सभी क्वेश्चन में मैं जितना भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको फुल फ्लेज का, उस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसी के आधार पे निकलेगा जो मैंने स्टेप लिखा है। यहीं जाएंगे। देखो क्या ऐड करना है वो तो मैंने यहां लिखा कि ये सब ऐड होगा, लेकिन इसके ढूंढने के लिए जाना कहां है ये चीज मैंने आपको यहां पे हिंट में लिखा है। और ये हिंट सॉल्यूशन में नहीं लिखना होता है, ये आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि यहां जाओगे। हर क्वेश्चन में बताऊंगा, यहीं जाऊंगा मैं भी और आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। कहां जाएंगे? सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस में। वहां जाके क्या करना है? टेक द डिफरेंस ऑफ ऑल रिजर्व एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। सभी रिजर्व का डिफरेंस ले लीजिएगा रिजर्व एंड सरप्लस में जाके, सिक्योरिटीज प्रीमियम को छोड़ के। सवाल होगा सर सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बच्चे सिक्योरिटीज प्रीमियम का अगर बढ़ा है, इसका मतलब यह हुआ कि शेयर या डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किया गया है, शेयर या डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किया गया है। और शेयर और डिवेंचर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, तो उससे रिलेटेड जो प्रीमियम रिसीव होगा वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए ये ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो पहला काम करना, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे, वहां पे जाके नोट्स में जाएंगे उसके, तो वहां पे सभी रिजर्व का डिफरेंस ले लेंगे एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम को छोड़ के। क्लियर? ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप 2 में आपको जाना है करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में जाओगे तो वहां पे प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाना, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड कर देना। फिर क्या करोगे? थर्ड स्टेप में जाना एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वहां पे जाना डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, ये ऐड कर दोगे। यहाँ जो कुछ भी मैंने लिखा तो आपको निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जरा आप चेक कर लेते हैं जो हम बोले हैं क्या यही है? देखो यही है ना कि सबसे पहले देखो ये नेट प्रॉफिट और ट्रांसफर टू रिजर्व, इस दोनों के लिए हमको रिजर्व एंड सरप्लस में जाना है। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये मिलेगा हमको कहाँ पे? ये मिलेगा एडिशनल में। और उसके बाद हमको प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी मिलेगा। तो ठीक है, तो जो मैंने आपको हिंट लिखवाया ये लिख लो, ये हिंट लिख लो, हिंट फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हिंट फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी को फॉलो करना, हर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। मैंने अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पॉइंट नहीं लिखा है क्योंकि वो आपको पूरे बुक में 1 से 2 क्वेश्चन में है, तो हम कॉमन पॉइंट लिखे हैं जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगा तभी उसका पॉइंट बता देंगे, उसको लेके बहुत ज़्यादा बर्डन अभी नहीं लेना है, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पॉइंट लिख लीजिए। हो गया? डन? ओके, आगे देखते हैं। अब इसके बाद बच्चों को दिक्कत होता है ये एडजस्टमेंट वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में दिक्कत होता है। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पहला पॉइंट में दिक्कत होता है, अब फिर ये एडजस्टमेंट वाले पॉइंट में दिक्कत होता है। उनको पता तो होता है कि ये ऐड होगा, ये लेस होगा, बट ये पॉइंट कहाँ मिलेगा ये नहीं समझ में आ पाता है। तो उसी के लिए मैं आपको ये भी हिंट लाया हूं कि ये एडजस्टमेंट वाला पॉइंट कहाँ कहाँ मिलेगा, ये भी आपको हिंट बता देता हूं। हर क्वेश्चन में वही फॉलो करना बच्चे, ठीक है। चलिए हिंट लिखिए, हिंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। देखो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला आप जाओगे शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में, वहां पे शेयर कैपिटल में या एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिविडेंड पेड रहेगा, उसको प्लस कर लीजिएगा, डिविडेंड पेड प्लस कर लीजिएगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज में दूसरे स्टेप में जाना है, वहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग या एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट पेड रहेगा, उसको प्लस कर लीजिएगा। करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग या एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट पेड को प्लस कर लीजिएगा। करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, अगर बढ़ा है तो प्लस, घटा है तो माइनस।
फिर नॉन करेंट एसेट्स में जाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन प्लस कर लेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ प्लस कर लेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स प्लस कर लेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स माइनस कर लेंगे। फिर नॉन करेंट एसेट्स में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रिसीव रहेगा, उसको माइनस कर लेंगे। तो ये पॉइंट आप लिख लो, नॉन कैश वाले में इसी को फॉलो करना है, इसी स्टेप को फॉलो करना है। हो गया, लिख लिए, डन, ओके। अब आगे देखते बच्चे, जो कुछ आप लिखे हो इसको हम एक बार अब रिकॉल कर देते। देखो होता क्या है ना, आप पहली बार पढ़ रहे हो, लग रहा होगा सर इतना लेंदी फॉर्मेट है, कैसे याद रहेगा, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे आप टेंशन मत लो, आप पहले ऑपरेटिंग सीखोगे, देन फिर इन्वेस्टिंग सीखोगे, देन फिर फाइनेंसिंग सीखोगे, देन फुल फ्लेज क्वेश्चन सीखोगे, और सीखोगे और सिखाने की गारंटी मैं लेता हूं। हम कह रहे हैं ना कि आपको हम सिखा देंगे कैश फ्लो, बशर्ते आप हमारे सारे कैश फ्लो के लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि कैश फ्लो आपको मैं सिखा ना पाऊं, क्योंकि मेरा पहला ही एक स्टेटमेंट था फर्स्ट लेक्चर का कि अंत भला तो सब भला। और ऐसा हो नहीं सकता है कि लास्ट चैप्टर में पढ़ाऊं और आपको समझ में ना आए। थोड़ा सा चैप्टर नया है, थोड़ा सा टेक्निकल सा लगेगा, बट आप लगातार 4-5 क्लास करते करते सीख जाओगे। ठीक है, गारंटी हम लेते हैं सिखाने की। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर दे बच्चे। देखो कैश फ्लो में याद रखना बच्चे कि कैश फ्लो के फॉर्मेट में, कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो कैश फ्लो के फॉर्मेट में सबसे पहले बनेगा ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग। चलिए तो हम फुल फ्लेज कैश फ्लो के लिए एक वर्टिकल फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। अभी आपको जो पढ़ाएं उसी को रिकॉल कर रहे हैं। एक वर्टिकल सा फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, उसमें सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग का पहला आइटम होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आइटम कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट होता है ये दिखाएंगे। कि सबसे पहले वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट करेंट ईयर का लेंगे, रिजर्व में जो भी ट्रांसफर किए उसको ऐड कर देंगे, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड करेंट ईयर का ऐड कर देंगे, इनकम टैक्स पेड ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पीएल में क्रेडिट किए थे वो यहाँ ऐड करेंगे, डेबिट वाला ऐड करेंगे, क्रेडिट वाला लेस करेंगे, तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक बात और बता दूं, ये जो 2 पॉइंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला, ये दोनों पॉइंट क्वेश्चन में यूज बहुत कम होते हैं, तो इस पॉइंट को लेके घबराना नहीं है कि सर ये क्या पॉइंट है। जब जिस क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा उसी समय मैं बताऊंगा आपको, इस पॉइंट को लेके घबराना नहीं है। अभी इस पॉइंट को छोड़ के चलो, ठीक ना, फॉर्मेट में लिख लो बट पॉइंट को छोड़ के चलो कि सबसे पहले लेना नेट प्रॉफिट करेंट ईयर का, रिजर्व में जो ट्रांसफर किया ऐड कर देना, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड कर देना, इंटरिम डिविडेंड ऐड कर देना, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड कर देना, ठीक ना, तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाले पॉइंट को अभी इग्नोर कर दो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एक ही 2 क्वेश्चन में है, जब आएगा तो बताएंगे, समझ में आएगा। अभी उस पॉइंट को कैरी ऑन करोगे तो बहुत टेंशन हो जाएगा, ठीक ना, ओके। तो आपको बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स समझ में आ गया। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। उसके बाद ये सब जो हमने, ये सब मैक्सिमम आइटम लिखे हैं, क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया रहेगा उसी को ऐड और लेस में लिखेंगे। ये मैक्सिमम पॉइंट है जो हमने लिख दिया कि ये सब ऐड होता है, ये सब लेस होता है। आप 1-2 बार उसको देख लो, क्या ऐड होता है क्या लेस होता है। याद रखना डेप्रिसिएशन चार्ज ऐड होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ ऐड होगा, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क एमोर्टाइज ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऐड होगा, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऐड होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड होगा। लेस क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये लेस होगा। तो जब हम ये नेट प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहां पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब कि नेट प्रॉफिट में ये प्लस माइनस करने के बाद हमें आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जिसको माइनस करना है बच्चे उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट इंडिकेट्स नेगेटिव सिंबल, माइनस साइन, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ गए, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल में हमने क्या बताया कि वर्किंग कैपिटल में आपको ध्यान देना होता है सीए और सीएल पे, सीए और सीएल पे। और सीए और सीएल के बारे में क्या बताया मैंने कि सीएल में याद रखना डायरेक्ट रिलेशन, कि सीएल बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। और सीए में जस्ट उल्टा, सीए घटेगा तो प्लस और बढ़ेगा तो माइनस। ओके, आगे सुनो। तो ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, मतलब करंट लायबिलिटीज का बढ़ना और करंट एसेट्स का घटना ऐड होगा, और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स का इंक्रीज और करंट लायबिलिटीज का डिक्रीज लेस होगा। केवल याद रखना एक्सेप्शन यहाँ पे, जब हम डिफरेंस लेंगे तो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कंसीडर नहीं करेंगे, उसको छोड़ के बाकी करंट लायबिलिटीज कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग जाएगा फाइनेंसिंग में,
अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में और नॉन कैश में यूज कर चुके हैं। करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका काम लास्ट में करेंगे फाइनेंसिंग के बाद। ओके, तब ये ऐड करके आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, देन इनकम टैक्स पेड माइनस कर देना, तो पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला पॉइंट नहीं आएगा क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में जब आएगा तो बताएंगे, इस पॉइंट को लेकर टेंशन नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट हम आ गए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में। आपको मैंने बता दिया इन्वेस्टिंग में हम नॉन करेंट एसेट्स पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? नॉन करेंट एसेट्स पे। नॉन करेंट एसेट्स बढ़ा है तो परचेज, परचेज नेगेटिव आइटम, और नॉन करेंट एसेट्स घटा है तो सेल, सेल पॉजिटिव आइटम, प्लस उससे रिलेटेड रिटर्न, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ठीक ना। ओके, तो ध्यान दीजिए, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इससे पैसा आया है पॉजिटिव आइटम। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें पैसा गया है नेगेटिव आइटम। फिर जो आया और जो गया एक दूसरे से एडजस्ट कर लीजिएगा। यदि पॉजिटिव है तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और नेगेटिव है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई एक होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। जो आएगा इसका फिगर आउटर में लिख दीजिएगा, ऑपरेटिंग का इधर, इधर इन्वेस्टिंग का। ठीक है, यहां तक हो गया। ओके, अब आते हैं फाइनेंसिंग की ओर। बच्चे जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो फाइनेंसिंग में हम किस पे ध्यान देंगे? फाइनेंसिंग में हम ध्यान देंगे शेयर कैपिटल पे ध्यान देंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज पे ध्यान देंगे, करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग पे ध्यान देंगे। अगर ये बढ़ा है, अगर ये बढ़ा है, पिछले साल से बढ़ा है, मतलब शेयर इशू किए हैं, लोन लिए हैं, पैसा आया है, पॉजिटिव आइटम। अगर ये घटा है, मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा वापस किए हैं, लोन वापस किए हैं, नेगेटिव आइटम। प्लस इस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे और शेयर पे जो डिविडेंड पे करेंगे वो भी फाइनेंसिंग में नेगेटिव आइटम। तो चलिए फाइनेंसिंग में देखते हैं क्या आएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके जो पैसा आया, डिवेंचर इशू करके जो आया, पॉजिटिव आइटम। प्रोसीड्स, ये मैंने लिखा है, ये सब पॉजिटिव आइटम है, प्लस करना है। प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इससे आया है। गया किस में है? डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस, इन सब में पैसा गया है। तो जो आया और जो गया, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो। ये अगर फिगर पॉजिटिव आया है तो कैश, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और नेगेटिव आया तो नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों एक्टिविटी से जो आया, ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से, उसको ऐड करो। अगर ऐड करके ए और बी और सी का जो फाइनल फिगर आया था, ऐड करके अगर पॉजिटिव आया है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर नेगेटिव आया है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम वर्किंग नोट का एक पार्ट कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर 2 साल का फिगर दिया है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का जो सम आया, दोनों साल का जो सम आया, मतलब पिछले साल का और पिछले साल का कैश और करंट इन्वेस्टमेंट का सम, और इस साल का कैश और करंट इन्वेस्टमेंट का जो सम आया, ये दोनों, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तीनों एक्टिविटीज के सम के बराबर होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तीनों एक्टिविटीज के सम के बराबर होगा। यदि डिफरेंस तीनों एक्टिविटीज के सम के बराबर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। अगर इंक्रीज है, पिछले साल से इस साल फिगर इंक्रीज है, तो यहाँ आएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर फिगर डिक्रीज है तो आएगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें ये वाला ओपनिंग कैश ऐड कर लीजिए तो क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा। उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर लीजिए तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन जब करेंगे तो इस पॉइंट को ज़्यादा क्लियर करेंगे। ठीक ना, ओके, ये बना लिए आप। इसके बाद नॉन कैश का मैंने काम समझा ही दिया। हिंट मैंने बता दिया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब कैलकुलेट करना तो इन जगहों पे जाना। कहाँ कहाँ जाओगे? रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे पहले, वहाँ पे सभी रिजर्व का डिफरेंस लेना, सिक्योरिटीज पीएम को छोड़ के। फिर मैंने बताया स्टेप 2 में करेंट लायबिलिटीज में जाना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड कर लेना। ठीक है, ये सब तो ऐड ही कर रहे हैं। फिर एडिशनल में डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, याद रखना टैक्स करंट ईयर का और डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे। ठीक ना, ओके, ये हो गया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। फिर मैंने नॉन कैश का भी स्टेप आपको सिखा दिया था कि नॉन कैश के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे, शेयर कैपिटल में जाएंगे या एडिशनल में डिविडेंड पेड ऐड करेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज पे, नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग या एडिशनल में इंटरेस्ट पेड ऐड करेंगे, करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग या एडिशनल में इंटरेस्ट पेड ऐड करेंगे, करेंट लायबिलिटीज या में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज किया तो प्लस डिक्रीज माइनस, नॉन करेंट एसेट्स में प्रोविजन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट
में डेप्रीसिएशन प्लस करेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ प्लस करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स माइनस करेंगे, नॉन करेंट एसेट्स पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इसको यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन के माध्यम समझ में आएगा। राइट नाउ लिख लो, हर क्वेश्चन में इतना लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि कल के क्लास के हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, और क्वेश्चन शुरू करेंगे तो पहले ऑपरेटिंग का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, देन इन्वेस्टिंग करेंगे, देन फाइनेंसिंग करेंगे, देन फुल फ्लेज क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक ना। तो उस समय इसका यूज करेंगे, बार बार लिखवाएंगे आपको नहीं, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्लास से कोई थ्योरी क्लास नहीं है, थ्योरी कंप्लीट हो गया आपको, अब हम लोग न्यूमेरिकल क्लास शुरू करेंगे, ठीक ना। बहुत देर से आप लोग कह रहे थे सर कैश फ्लो में न्यूमेरिकल शुरू करिए, हालांकि 1 to 5 का क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 में आपको बता दिया था। फॉर्मेट आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैश फ्लो का न्यूमेरिकल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का शुरू करेंगे, ठीक ना। तो अब हमें उम्मीद है कि कैश फ्लो में आप लोग का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होते जा रहा है, समझ में कैश फ्लो आ रहा है। अब आप लोग कोशिश करिएगा इस लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार देखने की, दोबारा एक बार फिर देख लीजिएगा। लेक्चर 1 को रिकॉल कर लीजिएगा, और लेक्चर 2 दोबारा जब रिकॉल कर लोगे तो इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और बढ़ेगा, ठीक ना। लेक्चर 1 आप लोग देख चुके हैं, बट दोबारा एक बार क्वेश्चन बनाने से पहले लेक्चर 1 2 को दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन अच्छे से बनेगा, ठीक ना। ओके बच्चे, अब कोशिश आप करिएगा इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों तक, कि कैश फ्लो में उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हर दोस्त को शेयर कर दो, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लगा लीजिएगा, ठीक ना। अब ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है, और आप चाहते हो सर से फेस टू फेस ऑफलाइन पढ़े, तो जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे 11th एंड 12th कॉमर्स के कोर्स के लिए जुड़ सकते हैं। CUET में बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के कोर्स के लिए जुड़ सकते हैं, और बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस के लिए, सेमेस्टर क्लासेस के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही जिन बच्चे को CA और CS में इनरोल करना है, वो भी हमसे कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं। बच्चे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है। जिन बच्चे को भी अपने आप को इन कोर्सेज में इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ठीक है, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। आप गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज के लिए यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियोज आपको मिलते रहे, ठीक है। प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज फ्री में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।